ये हमारा मॉडल है, ये ह्यूमनिस्टिक एंड पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल। जो पीछे हमने मॉडल पढ़े, स्टेट कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल, प्लस जो हमने पढ़े उससे पहले एक CIPP मॉडल हमने पढ़ा। इनका एम्फसाइज क्या था? इनका एम्फसाइज ज़्यादातर क्वांटिटेटिव अप्रोच के ऊपर था कि ये एवेल्युएशन करते थे ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निकल अप्रोच पर, और their model are more useful for addressing the standards and accountability, कि accountability और standards को वो बेहतर तरीके से मुहैया कर सकें। लेकिन जो कुछ एजुकेटर्स हैं वो एडवोकेट करते हैं ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक मेथड्स को एवेल्युएटिव इंक्वायरी के लिए, और उनका ख्याल ये है कि एक्चुअल लर्निंग जो होती है वो मेसी होती है। लर्निंग को आप सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर या नंबर्स के ऊपर जज नहीं कर सकते, बल्कि उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स की इमोशनल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल का जो गोल है, जो इनकी अप्रोच है, वो स्टूडेंट्स की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर है, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर है, और ये बिलीव रखते हैं कि जो ग्रेड्स हैं वो इररेलेवेंट हैं। सिर्फ सेल्फ इवेल्युएशन, जो आप स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन करते हैं थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, उनको क्लासरूम के अंदर टास्क देकर उनकी जो लर्निंग डेवलप होती है, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिर्फ ग्रेड्स की बेसिस पर हो सकता है कि कभी उस एक दिन, जिस दिन एग्जाम हो, वो उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए हो, बल्कि स्टूडेंट को जज करने के लिए जो है वो आप कॉन्टिन्यूसली हर दिन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं। सिर्फ एक ही दिन मख्तस नहीं है उसके लिए कि आपने उस जज किया, नंबर दिया और आपको लगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। सो ये एक कॉन्टिन्यूस जजमेंट है, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन है। इनका फोकस ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और जो आपकी नॉलेज है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने परसेप्शन के मुताबिक अंडरस्टैंड करता है। जो उसकी प्रायर नॉलेज है, जो उसके बैकग्राउंड है, जो उसकी एकेडमिक जो उसका एकेडमिक जर्नी है, उसके मुताबिक, उस परसेप्शन के मुताबिक वो अंडरस्टैंड करता है कंटेंट को। एवेल्युएशन इज कम्युनल इंटरेक्टिव, ये बात के जो एवेल्युएशन है वो इंटरेक्टिव होती है, और टीचर उसमें एक सेंट्रल प्रोसेस, एक टीचर जो है वो एक प्ले रोल उसमें, उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल की अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक की, के ओवरऑल स्टूडेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है, उस पर एम्फसाइज है इनका। नेक्स्ट, इसी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूएशन मॉडल के अंदर एक और मॉडल है, एलियट एस्नर ने रिकमेंड किया था 1975 में, एस्नर कनॉरशिप मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इनका ये ख्याल है, ये भी क्वालिटेटिव अप्रिसिएशन पर जोर देते हैं कि स्टूडेंट की क्वालिटी को देखना चाहिए, ना कि उसकी क्वांटिटी को। वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, समझ रहा है, उस चीज पर एम्फसाइज करना चाहिए। इसने बिलीव दैट नॉलेजेबल और एक्सपर्ट इवैल्यूएटर कैन डिटरमाइन, इसने ये बिलीव रखता है कि टीचर जो है उन वो एक्सपर्ट्स होते हैं ये जज करने के लिए कि किस हद तक कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या जज करना है, दे हैव स्किल्स टू जज, और वो बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो जज कर सकते हैं विद इन क्लासरूम थ्रू इंटरेक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जब जैसे हमारे लेक्चर हम लेते हैं और उसमें जब हम इंटरेक्टिव मेथड के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और हम अपने व्यूज देते हैं, उसके थ्रू टीचर्स को फीडबैक मिलता रहता है कि कंटेंट की किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। सिर्फ मिड टर्म्स या फाइनल एग्जाम के ही थ्रू ये जज नहीं होता, बल्कि जो ओवरऑल हम पूरे सेमेस्टर के अंदर जो हमारा इंटरेक्शन है क्लास में,
उससे भी पता चलता है कि किस हद तक हम समझ सकें, हमने इम्प्रूव किया है या हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कंटेंट के हवाले से। Canarship refers to the art of appreciation, a meaning through which the complexity of situations can be noticed. Canarship refers, ये जो मॉडल है, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक इवैल्यूएशन मॉडल के अंडर ये एक मॉडल आता है, तो ये एप्रिसिएशन पर बात करते हैं कि किस तरह से आप इंटरैक्टिव होकर इन्वायरमेंट को, आप सिचुएशंस प्लीज को, ये जिस स्क्रीन को ना फुल करिएगा, नजर नहीं फिर सही आता पढ़ने में ना स्लाइड। जी ठीक है, मैं करती हूँ। जी अब ठीक है। जी जी ठीक है। कनरशिप हैज 5 डायमेंशंस। अब इसके 5 डायमेंशंस क्या हैं? एक इंटेंशनल है, स्ट्रक्चरल है, करिकुलर है, पेडागोजिकल है, इवैल्यूएटिव है। सबसे पहले इंटेंशनल। इंटेंशनल के अंदर आप करिकुलम जो डिजाइन आपने किया है उसकी वैल्यू को और वर्थ को देखते हैं कि वो जो करिकुलम है, जो प्रोग्राम डेवलप किया गया है, उसकी वर्थ कितनी है, और उसका जो कंटेंट है उसका क्या मेरिट है। स्ट्रक्चरल के अंदर आप देखते हैं कि जो आपके करिकुलम का डिजाइन है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से फिट इन कर रहा है, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, और करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट की किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। करिकुलर जो थर्ड है करिकुलर, उसके अंदर जो स्पेसिफिक कंटेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है। फॉर एग्जांपल कोई करिकुलम हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज पहले इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, कौन सा कंटेंट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, इसका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। पेडागोजिकल में एज अ नेम इंडिकेट्स के किस तरह, कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं उस प्रोग्राम को, उस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए, कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो की गई हैं। इवैल्यूएटिव एज अ नेम इंडिकेट के इसकी असेस करता है कि इवैल्यूएशन इटसेल्फ के करिकुलम को असेस किया जाता है कि किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है स्टूडेंट्स की करिकुलम को लेकर, और स्टूडेंट्स किस तरह से आउटकम दे रहे हैं। The data sources for Canarship evaluators are the observation of teacher student। ये बात है कि टीचर स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है उसके थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है करिकुलम की जो मेरिट है, करिकुलम के डिजाइन को किस हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये थ्रू इंटरेक्शन जो है वो उसको जज किया जा सकता है। The model is designed to produce rich description of educational life as a sequence of new program। ये मॉडल इसलिए डिजाइन किया गया है, सबसे मॉडल जो हम ये पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इवेलुएट कर सकें हम कि किस हद तक हमारा करिकुलम जो है वो इफेक्टिव रहा है। तो ये एक सीक्वेंस ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमें न्यू प्रोग्राम्स के सीक्वेंस का भी पता चल जाए कि कहाँ पर हमने न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी है, किस हद तक ये इफेक्टिव रहा है, और आया हमें आगे मजीद न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है या कुछ एडिशन की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म मॉडल। ये criticism evaluators share their critic of a new curriculum in public। ये इनके क्रिटिसिज्म एवेल्युएटर्स जो हैं वो पब्लिक में शेयर करते हैं कि एक न्यू करिकुलम की जरूरत क्यों पेश आई है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ओल्ड करिकुलम के अंदर आपने न्यू करिकुलम में एडिशन करनी है, उस ओल्ड के अंदर एक न्यू को ऐड करना है, या फिर आपने नए सिरे से कोई नया करिकुलम बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको डिस्कस करें और आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करें कि नए करिकुलम की जरूरत क्यों पेश आ रही है और इससे क्या फायदा होगा और हम क्या अचीव कर सकेंगे और स्टूडेंट्स क्या गेन कर सकेंगे। क्रिटिसिज्म इवैल्यूएटर्स इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अ न्यू प्रोग्राम। क्रिटिसिज्म इवैल्यूएशन इंटेल्स डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड थीमेटिक्स। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में तो वो एक रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें वो डिस्क्राइब करेंगे कि करिकुलम की जरूरत क्यों है, इंटरप्रेट करेंगे कि इसकी फाइंडिंग क्या आती है, फिर इवैल्यूएट करेंगे
कि न्यू प्रोग्राम जो है उसकी क्या वैल्यू है और ये किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। असर्टेन फ्रॉम लुकिंग और थीमेटिक के अंदर कि इससे क्या न्यू थीम्स इमर्ज हो रही हैं। ईस्टर्न एम्फसाइज दैट evaluation should include reporting to the public and must communicate educational scene कि इसने एम्फसाइज किया था कि इसे पब्लिकली रिपोर्ट करना चाहिए, यानी शेयर करना चाहिए पब्लिकली, ताकि पता चले कि ये न्यू करिकुलम या करिकुलम में एडिशन क्यों की गई है और इसका क्या फायदा है। ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल में के अंदर एक और इल्यूमिनेटिव इवेल्युएशन मॉडल आता है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप इस मॉडल में आप ये मॉडल जो है वो डिटरमिन करता है प्रॉब्लम्स को कि करिकुलम में कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ओवरऑल टोटल इट अलाउज evaluator to discern the total programs, यानी टोटल प्रोग्राम को ये देखता है कि किस तरह से हम उसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम या करिकुलम जो है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो फेल हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसकी रीजंस जो है वो फाइंड आउट करता है कि ये क्यों फेल हुआ, और अगर सक्सेसफुल भी रहा तो कैसे सक्सेसफुल रहा और क्या वजूहात थी कि ये इफेक्टिव रहा। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आता है सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कि लर्निंग की कितनी लर्निंग हुई, टीचिंग हुई, उस सब्जेक्ट की जो करिकुलम है उसके अंदर कितनी लर्निंग की गई, रिसोर्सेज क्या थे, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, रिसोर्सेज और कौन सी पेडागोजीज यूज हुई, वो ऑब्जर्व की जाती हैं। फर्दर इंक्वायरी के अंदर इसमें देखा जाता है कि क्या ये फेल हुआ या सक्सीड हुआ, और इसके अंदर आप कॉन्टिन्यूस एग्जामिनिंग करते हैं कि ये किस हद तक जो है वो इफेक्टिव रह सका है। थ्रू आप इंटरव्यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज देखे जाते हैं स्टूडेंट्स के। उनके साथ जब आप पेरेंट्स के साथ भी जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो हेल्पफुल रहा है, इफेक्टिव रहा है स्टूडेंट्स के लिए, या ये उस हद तक इफेक्टिव नहीं रहा जिस तरह जो इंटेंशंस थी। और एंड पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इसका मकसद एक जजमेंट पास करना नहीं है कि ये अच्छा रहा या बुरा रहा, ये इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाता है कि अगर इस प्रोग्राम को मजीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, और प्रोग्राम के अंदर हम कौन सी न्यू पेडागोजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। सो इसकी अप्रोच ज्यादातर ये है कि ये प्रॉब्लम जो प्रोग्राम के अंदर फेस की जाती हैं उसकी तरफ एम्फसाइज है, और उसको जो है वो सॉल्व करने की और उसको इम्प्रूव करने की तरफ इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन मॉडल जो है वो जोर देता है। नेक्स्ट मॉडल है एक्शन रिसर्च मॉडल। ये एक इवैल्यूएटिव अप्रोच है और ये ब्लेंड है साइंटिफिक, मॉडर्निस्टिक, ह्यूमनिस्टिक और पोस्ट मॉडर्निस्टिक मॉडल का। इसका जो फोकस है वो कॉन्टिन्यूअल मॉडिफिकेशन है। जी सर। एक्शन रिसर्च मॉडल जो है वो ये बताता है कि जो टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है इस चीज में कि वो करंटली क्लासरूम के अंदर मौजूद होते हैं, और जितना बेहतर तौर पर वो जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वो वहां पर क्लास में मौजूद हैं, और वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है, और उसी टाइम वो अपनी अगर पेडागोजीज में कुछ चेंजिंग लानी है, मजीद स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, तो वो उसी टाइम ट्रायल एंड एरर मेथड यानी यूज करके अपने पेडागोजीज को चेंज करके वो उसको मजीद इफेक्टिव भी बना सकते हैं। उनको साथ साथ ऑब्जर्व वो करते रहते हैं, उनको पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए हैं कंटेंट की। तो टीचर जो हैं वो इनमें की प्लेयर्स होते हैं एक्शन रिसर्च मॉडल के अंदर। इसको पार्कर टीचर पामर, रिसर्च भी कहते हैं। जी इसको टीचर रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि जो टीचर है वो इन एक्शन होता है। इसकी समझ आ गई है? इसमें एग्जाम्पल भी एक यही कोड हो सकती है कि जैसे क्लासरूम के अंदर कोई हमें
चैप्टर या कंटेंट डिलीवर हो रहा है तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, तो टीचर्स उस टाइम अपनी पेडागोजीज चेंज करके कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करके इंटरैक्टिव उसको बनाकर बाकी लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करवाकर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं। जब टीचर्स ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट उस तरह से गेन नहीं कर रहा या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही, तो वो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू या कई बार कुछ वीडियोस के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देते हैं। जी बिल्कुल, वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो यही एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च मॉडल है ये। व्हाट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग जो है वो क्या है? ये टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग और ये बताता है, ये तो असल में स्टूडेंट्स की कारकर्दगी बता रहा है और कि वो जो उसने इतना टाइम लेक्चर लिए हैं और जो उसको डिलीवर किया गया है वो किस हद तक उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर सका है। तो टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड इट enables स्टूडेंट्स टू व्हाट what they know. या करिकुलम इफेक्टिव था या नहीं, या उन्होंने डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, ये होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम सब शुरू से ही हम देते आ रहे हैं, एग्जाम हम सबको ही पता है कि क्या होते हैं ये। हाई स्टेक टेस्ट जो हैं वो टेस्ट हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है वो प्रमोशन मिलती है या आप प्रमोट होते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, या फॉर एग्जांपल आपने हाई स्टेक टेस्ट में शामिल होते हैं, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है, आपने टेस्ट दिया और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। बोर्ड के एग्जाम आप देते हैं और फिर आप कॉलेज में जाते हैं, प्रमोट होते हैं, तो ये हाई स्टेक टेस्ट जो हैं वो ऐसे टेस्ट हैं। हाई स्टेक टेस्ट आर यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल जर्नी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं ये हाई स्टेक टेस्ट, क्योंकि इनकी बुनियाद के ऊपर ही आगे वो अपनी एजुकेशनल जर्नी को कंटिन्यू करता है। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी सना। Assalamu alaikum everyone. My topic is test of evaluation. Next slide करें। फर्स्ट टेस्ट है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता क्या है? ये कॉमनली यूज किया जाता है टेस्ट जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसमें ये होता है कि ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैच किया जाता है कि एक जो स्टूडेंट परफॉर्म कैसे कर रहा है दूसरे स्टूडेंट के बिहाफ पे, ठीक है। तो उसमें ये है कि ये एक ग्रेड लेवल पे होता है और ये जो है ये लार्ज लेवल पे होता है कि क्योंकि ये स्कूल में नहीं ये किया जाता या कॉलेज में नहीं किया जाता, एक लार्ज स्केल पे इसको डिलीवर किया जाता है इस टेस्ट को। जैसे हम ये जीआरई टेस्ट लेते हैं, आईक्यू टेस्ट लेते हैं, ये इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो किस तरह परफॉर्म्स किया और उसने कंटेंट को किस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड किया है। और इसमें ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रैंक किया जाता है दूसरे स्टूडेंट के, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हों या ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, उनका ग्रेड देखा जाता है कि किस परसेंटेज में ये सेट हो रहे हैं। यानी एक इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से किस तरीके से किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है, किस परसेंटेज पे उसका आ रहा है। इसी से टीचर्स जो हैं वो जो उन्होंने डिलीवर किया होता है उससे ही वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं और उनकी दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट करें। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, इसमें जो है वो एक इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया टेस्ट के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया होता है कि इस क्राइटेरिया पे स्टूडेंट की आपने परफॉर्मेंस, उसकी स्किल, उसके टास्क आपने चेक करनी है। एक फिक्स क्राइटेरिया इन्होंने, क्योंकि जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के जो उसने परफॉर्म किया है वो के दूसरे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे उसका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन इसमें यह है कि जो इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया सेट कर दिए
जैसे कि यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया सेट होता है कि आपने इतने % मार्क्स आप लेंगे। जी मेरे ख्याल में जो मुझे यह नाम रेफरेंस टेस्ट जिसका हमारा यूज हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और क्राइटेरियन रेफरेंस जिसका हमारा गुजरांवाला बोर्ड लाहौर बोर्ड में होता है, इसी तरह से है कुछ। आपकी आवाज की समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिस तरह जो हमारा यूनिवर्सिटी में यूज होता है, ये नाम जी रेफरेंस जी है ना। जी बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल जी, पे जो हमारे यूनिवर्सिटी होती है ना, कॉलेज लेवल पे योर क्राइटेरिया जो एक है दूसरे स्टूडेंट्स ये के साथ हम जो करते हैं, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हम एनआरटी टेस्ट में। जी क्योंकि और जो उसमें हमारे क्राइटेरिया बोर्ड है, फिक्स होता है ना। हाँ जी, बोर्ड वगैरह में हम देखते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस, जिस तरह हमारा गुजरांवाला बोर्ड है उसमें तो फिक्स होती है ना जी जी बिल्कुल। कितने वाला पास है। जी जी हाँ जी। बिल्कुल। जी जी इसमें ये है कि आपके जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे होता है क्राइटेरिया रेफरेंस, जैसे आपने अभी खालिद साहब बताया कि ये जो बोर्ड में लेते हैं ये मैट्रिक और इसके इंटर लेवल का जो टेस्ट होता है, ये उसके इसके बिहाफ पे ये क्राइटेरियन टेस्ट लिया जाता है। इसमें ये है कि ये क्या कहते हैं, ये छोटे लेवल पे होता है। दूसरा ये है कि इसमें फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है, जिसमें जो है स्टूडेंट्स को साथ ही साथ एक तो क्विज लिए जाते हैं, जैसे क्लास हो रही है साथ ही साथ टीचर ने क्विजेस लिए। फातिमा, एक मिनट ठहर जाएं प्लीज बेटा। जी एक शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देंगी आप। यूएमटी में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है या नॉन रेफरेंस टेस्ट है यूज किया है? सर समझ नहीं है क्या कह रही हैं। यूएमटी सर में कह रहे कौन हैं सी टेस्टिंग यूज की जा रही है जब आपका ग्रेड डिटरमिन किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मुझे अंदाजा हो रहा था जब आप बोल रही थी कि आपकी वो जो ना उस तरह से अंडरस्टैंडिंग। एनआरटी करेंगे ना अभी तो। हमने वो डिस्कस किया कि एनआरटी में हम देखते हैं कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उनकी एबिलिटी को वो करते हैं, टेस्ट करते हैं अगेंस्ट अदर टेस्ट टेकर्स, जैसे कि कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे। नहीं नहीं, अभी मैं उसको छोड़ दें, उसका मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूएमटी की बात कर रहा हूँ कि यूएमटी जी में कौन सी टेस्टिंग यूज की जा रही है। खालिद परवेज ने सही उठाया वो सर क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक वन वर्ड में आप आंसर दें। नॉन क्राइटेरियन कौन सी अरूज? नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस। सना आप सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस, मुझे इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है। चीज हर कोई कर सकता है अगर उसे पता है तो। जी सर, ये जो नॉर्म रेफरेंस है इसमें हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है उसके अगेंस्ट हम पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में यूएमटी में जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस इसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग की जाती है। जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर आते हैं यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो उसको ए ग्रेड मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग की जाती है। लेकिन जो क्राइटेरियन रेफरेंस है उसमें हम एक क्राइटेरिया पहले से ही डिटरमिन करते हैं, पहले से सेट करते हैं कि अच्छा, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से हूँ मैं, तो वहाँ पे ये था कि अगर 80 मार्क्स आएंगे तो 4 जीपीए होगा, तो अगर किसी के 80 से 85 मार्क्स आएंगे तो 4 जीपीए होगा, अगर उससे कम होंगे तो वो फिर 4 जीपीए नहीं होता। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में ये है कि जो स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स लेता है उसका जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ए ग्रेड मिल जाता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई अचीवर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसके जो बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेटिंग। सना, अब आपको समझ लगी है डिफरेंस की? सर जी सर
सर वो मुझे मैंने सर साजिद की क्लास लेने के लिए मैं जाने लगी हूँ, तो मैं रास्ते में होंगी, अगर कहीं मेरी आवाज ना आए या मतलब आप मुझे बुलाएं और मैं क्लास ना अटेंड बोल करने पाऊँ। आ रही हैं? जी डॉक्टर साजिद की SPSS की जी, लाहौर आने लगी हूँ, घर से निकलने लगी। ठीक है, क्लास में ज्वाइन नहीं रखूंगी, लेकिन उधर बोल नहीं से पाऊंगी क्योंकि खुद से गाड़ी में हूँ। आपने वहां से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी हमें ऑनलाइन ही रहने दिया जाए। यस आप सर, सर से भी की थी, लेकिन हमारा लैब वर्क था, सर नहीं माने। चलें ठीक है, ज्यादा मैंने भी इंटरप्ट। सर, मैंने भी थोड़ी देर बाद निकलना है, लेकिन मेरा भी सीन होगा, लेकिन मैं 1 घंटे बाद। सर मेरी क्लास ज्वाइन रहेगी, सिर्फ मैं बोल नहीं पाऊंगी। चलें ठीक है, आप जारी रखें। सना ओके, आप थैंक यू सर। जी सर, मैंने बता दिया जो इसका डिफरेंस। थैंक यू सायरा। आप आगे सना फातिमा बता रही थी। जी, और ये इसमें नॉन रेफरेंस टेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस टेंस में दोनों में हाँ इसमें हो गए हैं जो डिफरेंस था। नेक्स्ट कर दें। ये इसमें कंपैरिजन है जो कि मैंने बुक से ही उठाई थी इसकी। इसमें कंपैरिजन मेड है जो कि स्कोर किया जाता है ग्रुप एवरेज में, और जो क्राइटेरियन है वो मिनिमम स्टैंडर्ड में इसका किया जाता है। इसी तरह पर्पस है, वैलिडिटी है, और डिग्री ऑफ वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी की, इसकी रिलायबिलिटी किस तरह से होती है। और इसमें ये है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मीडियम होते हैं, आइटम्स जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, लेकिन दूसरे क्राइटेरियन में जो है वो ऐसे आइटम्स होते हैं जो यानी कि इसमें सब्जेक्टिव टाइप आता है। नेक्स्ट कीजिएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट ये कि NRT जो और CRT ये जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, लेकिन इसमें टीचर को ज्यादा अगर वो इवेलुएट करना चाहें, ज्यादा स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहे तो ऐसे टाइप जो टेस्ट है वो भी दिए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है। If educators wish to use essay question to compare students of program, the essay question presented must be the same for all students. Next slide. इसमें अल्टरनेटिव असेसमेंट है और ट्रेडिशनल असेसमेंट दोनों में इन्होंने कंपेयर किया है कि अल्टरनेटिव असेसमेंट जो है उसमें स्टूडेंट्स के जो पोर्टफोलियोज हैं और जो उन्होंने खुद एक क्रिटिकल थिंकिंग को इसको किया जाता सना, है, माइक जिसमें थोड़ा सा पीछे रख के बोलिएगा प्लीज। जी अच्छा, स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंट्स और उसके पोर्टफोलियोज को देखा जाता है, जिसमें जो है वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जज की जाती है, उसमें ऑब्जर्व की जाती है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जिसमें ट्रेडिशनल असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें मल्टी चॉइस टेस्ट होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की जो है वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखा जाता है कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव असेसमेंट की जो वैल्यूएशन है वो ऑब्जर्वेशन, प्रोफेशनल जजमेंट भी होती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है इसकी। और जो ट्रेडिशनल है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं कि उसके स्कोर्स कैसे आए हैं। और इसमें ये है कि इसमें जो है वो यानी कि जो अल्टरनेटिव है उसमें आप स्टोरी रिगार्डिंग भी करते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को आप कह सकते हैं कि आपने खुद एक स्टोरी लिखनी है, यानी कि खुद आपने, जैसे आप बीती होती है, एक जो स्टूडेंट है वो खुद अपनी बीती सोचता है और उसके बाद उसको टीचर कहते हैं कि आपने इसको एक पेज पे जो है वो आपने लिखना है, उसको बयान करना है। ये एक अल्टरनेटिव असेसमेंट है जिसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी कहते हैं, जिसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देखा जाता है।
दूसरा ट्रेडिशनल जो है उसको ट्रेडिशनल में जो इवेल्युएशन होती है वो जनरलाइज की जाती है। वो सिर्फ ये है कि सिर्फ एक चीज पे नहीं देखा जाता, सिर्फ स्किल्स नहीं जाए, उसके नॉलेज को भी देखा जाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, और उसकी दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी इसको ट्रेडिशनल असेसमेंट को देखा जाता है कि वो किस तरीके से जो है अपने करिकुलर अपने यानी कि सब्जेक्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी, ये दोनों में मेरी अजम्पशन ये है कि आप एक पूरा कोर्स जो है वो असेसमेंट पे पढ़ रहे हैं, और आप जो है एक कोर्स जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी असेसमेंट के एरिया में। क्या ख्याल है इराइना? जी सर। कोर्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग? जी सर, पढ़ रहे हैं। तो इनको जहाँ ये क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही अपनी चीज़ों को, आप जो है इन्हें फर्दर ऐड करें और इन्हें गाइड करें कि क्या है यहाँ पे। ठीक है सर, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव असेसमेंट को कि जी फॉर जी एग्जांपल जैसे हमारे स्कूल्स की अगर मैं लूँ मिसाल, तो सर ऑल्टरनेटिव असेसमेंट के अंदर ऐसा होता है कि आपको कई बार कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, पर आपको एक टॉपिक दिया गया है और वो अनसीन है, मतलब आपको नहीं पता कि वो आपको असेसमेंट के अंदर वही सेम टॉपिक आना है और आपने उस पर लिखना है, बल्कि आपको ये पता नहीं होता कि आपने किस पर लिखना है। ट्रेडिशनल के अंदर आपको एक दिया गया है टॉपिक, आपने वो याद किया है, रट्टा लगाया है, आपने फॉर एग्जांपल मैंगो के ऊपर आपने लिखना है ऐसे, आपको वो ऑलरेडी याद करवाया हुआ है, आपने वो लिख दिया, वो एक ट्रेडिशनल असेसमेंट हो गई कि आपने याद किया हुआ था, लिख दिया, आपकी मार्किंग हो गई। लेकिन ऑल्टरनेटिव के अंदर आपके खुद के जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे, किस चीज पर? क्रिटिकल थिंकिंग। जी बिल्कुल, क्रिटिकल ये जो थिंकिंग ना, खुद से बच्चा सोचे ना कि जैसे अब जो ये एलीट स्कूल हैं जो हमारे, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक मैंगो या ऑरेंज या बनाना के ऊपर याद करवा दी है और आपने वही लाइंस लिखनी है। मतलब कुछ मैं स्कूल्स में इसमें ऐड करूं, हमने भी ये थोड़ा जी एग्जामिनेशन का ये जो ई टेस्टिंग और असेसमेंट का कोर्स पढ़ा था। एक बड़ी जबरदस्त एक इमेज होता है जिसमें वो एक परिंदा, हाथी और डिफरेंट एनिमल्स को कहा जाता है कि ट्री पे चढ़े, उसमें फिश भी है। तो वहां ये एक चीज जी जी सेट की जाती है कि एक ही आप असेसमेंट लेंगे तो उसमें एक ही तरह के नॉलेज को असेस कर सकेंगे, जबकि अल्टरनेटिव असेसमेंट में आप मल्टीपल टाइप की असेसमेंट लेते हैं कि ताकि बच्चों को मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बच्चों को असेस किया जाए। जैसे हमारे पास कभी हमें ओपन बुक कहा जाता है टेस्ट दें, कभी हमें कहा जाता है कोलैबोरेटिव दें कि मिलके एक हमें टीम वर्क हम देख सकें। पोर्टफोलियो की आपने अच्छी एग्जांपल दी है। इसी तरह से मल्टीपल यानी एक ही ट्रेडिशनल वे और एक ही किस्म के टेस्ट के बजाय उसको मल्टीपल एंगल से किया जाए और ताकि तमाम कैपेबिलिटीज को असेस किया जाए। और इसकी फिर अपनी लिमिटेशन है आगे के, तो जो ट्रेडिशनल में काम काफी आसानियां और इसमें कुछ आपका टीचर साइड पे वर्कलोड बढ़ जाता है। जी, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है उसके अंदर ना, वो आपको जो चीज है वो ये आपने एक ही चीज, आपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखकर बच्चे को मार्क्स देने हैं, असेस कर लेना है उसको। जो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट होती है ना वो सब्जेक्टिव टाइप होती है और जो ट्रेडिशनल असेसमेंट होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। सर ये मुझे भी एक लगता है चीज है। ऑल्टरनेटिव जो है ना वो मुझे लगता है वो ह्यूमनिस्टिक वाली बात है, और ट्रेडिशनल असेसमेंट जो है वो हमारी वो जो सिस्टमेटिकली एक असेसमेंट की हम बात करते हैं, जो स्टेक ने बात की थी, वो ज्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव पर करते हैं और ऑल्टरनेटिव असेसमेंट क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। जी जी सना, आप रखें। मेरे ख्याल से सर ये हमने क्लियर कर दिया है सबने मिलकर। जी क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज ये बताता हूँ कि ये जो अल्टरनेटिव असेसमेंट सिस्टम है ना, अगर ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में लॉन्च करना चाहें ना, तो शायद पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में स्कूलिंग में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनिवर्सिटीज में कुछ और हमारा है स्टाइल, क्योंकि हमारे स्कूल्स में हमारा टीचर, हमारा जो गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम है,
ये आपस में हम अलाइन ही नहीं कर पाते। हाँ, क्लास ग्रेड 7 से नीचे नीचे कुछ कर लें तो कर लें, ऊपर तो अल्टरनेटिव असेसमेंट की जो है वो बात मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हमारा हमें एक कल्चर करिकुलम दे दिया गया है ना, और हमने उसी को ही फॉलो करना है और उसी का ही एग्जाम आना है, तो हम उससे अलग चल ही नहीं सकते। लेकिन और अब हमारे टीचर्स और अब हमारे यहाँ जो छोटे लेवल पर भी जब अगर हम अच्छे एलीट स्कूल में बच्चों को करवाएं तो इतनी क्रिटिकल थिंकिंग है कि अगर आप उनको होमवर्क करवाने बैठ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। मतलब पहले जब हम लोगों को होमवर्क करवाया जाता था तो वही चीज मिलती थी, पेरेंट्स ने करवा दिया वो इजीली। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतनी डिफरेंट तरह से उनकी एक्टिविटीज होती हैं और उनको उस तरह से काम मिलता है कि उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो जरूरत बन गई है। इसमें मैं एक चीज बताऊं, मैं इसमें भी बड़ा सोचता हूँ कि सर शायद हमारे साथ हैं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कहीं हो गए। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग हम कह रहे हैं ना, हम बड़ी दे रहे हैं, इसने क्रिटिकल थिंकिंग तो पता नहीं करवाई है या नहीं करवाई। ये ट्यूशन वाला कल्चर बहुत ज्यादा इसी की वजह से फैला है कि ना हम स्कूल में बता पाए कि ये क्या करना है, क्या कौन सी और किस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ना घर वालों को कुछ आता है। वो भेज देते हैं ट्यूशन वाले के पास, तो सारी क्रिटिकल थिंकिंग ट्यूशन वाले ही करता है और कहता है मैंने कर लिया, अब तुम इधर किसे कॉपी पेस्ट कर लो। ये भी एक चीज आ गई है कि हमारा स्कूल, हमारा इंस्टीट्यूट जो था वो इतना इम्पावर्ड, इतना ट्रेंड नहीं है, स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग कराए। बेसिकली वो फिर जस्ट थिंकिंग खत्म हो गई है उसमें और कॉपी पेस्टिंग शुरू हो गई है। ऐसा ही कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग में भी ऐसे ही है। खालिद साहब आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है ना, सर जोर तो बड़ा लगाते हैं, लेकिन वो एक दिन जो हमारे साथ है ना, क्या नाम है, जिन्होंने सर रिफ्लेक्टिव भी हमारे साथ पढ़ी थी, जिनका अपना स्कूल है, वो कहते थे सर जितना जोर लगा लेना घूम फिर के हम उधर ही आ जाते हैं जितने हैं। हमारे पास स्टाफ की से इतनी स्विचिंग है ना, जितना हम एक बंदे को ट्रेन करते हैं, एक फिर नया आके खड़ा हो जाता है, जो भी मैं मुझे ट्रेन करो, उससे ट्रेन करते हैं तो फिर एक तो ये एमफिल करके कोई अक्ल आई है कि कुछ चेंज लेके आना, पर हाँ ये challenges कंटिन्यूस हैं। प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और डेली बेसिस पे इससे डील करना है ना जी। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में काफी बातें आप लोगों ने कर ली और कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ चल पड़ कि जी एक मिनट सना फातिमा सब्र कर जाए। ट्रेडिशनल असेसमेंट और अल्टरनेटिव असेसमेंट, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है, ये ज़हन में रखनी है बात। और दूसरी जो ट्रेडिशनल से याद रखें कि जो आप तक आप एग्जाम्स देते रहे हैं स्कूल्स में और जिस सिस्टम से आप निकल के आए हैं और जो वो ट्रेडिशनली यूज करता है वही ट्रेडिशनली यूज, यानी मल्टीपल चॉइस टेस्ट लेते रहे, मैचिंग टेस्ट लेते, ट्रू फॉल्स के लेते रहे, फिल इन द ब्लैंक्स के कंप्लीशन टेस्ट जिसे कहते हैं वो लेते रहे। तो अब जो बात यह है कि वो जोर है कम्युनिकेशन पे, जोर है मतलब 21st सेंचुरी स्किल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जोर है कोलैबोरेशन पे, जोर है क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो ये अगर डेवलप करनी है हमने 21st सेंचुरी के जो लर्नर्स हैं उनमें, तो हमें अपनी असेसमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। हमारी असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इन जो स्किल्स हैं इनको असेस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें अल्टरनेटिव असेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें मैं अमूमन आप लोगों को फॉर एग्जांपल डिस्कशन की तरफ लेके जा रहा होता हूँ, मैच और डिबेट्स ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस लेवल है, डिस्कशन ज़रा मेरे ख्याल में लोअर लेवल है, डिबेट्स में ज़रा ये है कि स्टूडेंट्स फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो कोई किसी एक का क्या कहते हैं एक खास स्टैंड पॉइंट होता है उनका और फिर वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं चीज़ों को। पोर्टफोलियो में किसी ने पोर्टफोलियो कहीं डेवलप किया हो तो बता सकता है कि वो कैसे करते रहे? जी सर, ये लास्ट असेसमेंट जो ई टेस्टिंग वाला जो हमने कोर्स पढ़ा था उसमें एक पोर्टफोलियो हमने डिजाइन किया था कि जितना भी हम स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी पढ़ते गए थे ना, हमने सारा अपना कोर्स का एक फोल्डर में सेव कर लिया था। लाइक हमने
SLOs बनाए हमने, डिफरेंट असाइनमेंट्स की, राइट अप्स लिखे। तो एंड पे वो हमने 10-12 हमारे पास टास्क थे, तो वो एक फोल्डर में हमने भेज दिए। इसी तरह ये आर्ट एंड डिजाइन वाले जो लोग हैं, जो फैशन डिजाइनिंग और इस तरह से टेक्सटाइल डिजाइनिंग, तो वो सारे अपनी जो उन्होंने ड्राइंग्स और सीरीज और कढ़ाइयाँ की होती हैं वो फिर ले जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा पोर्टफोलियो है। जी बिल्कुल, इसी तरह से ये इसको आप पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो पोर्टफोलियो जो है ये अल्टरनेटिव असेसमेंट है, ये ट्रेडिशनल असेसमेंट से डिफरेंट है और पूरा पूरा डिफरेंट हो जाता है इसका मोड। वो देखिए ना तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है जिस तरह से हम बच्चे को असेस कर रहे हैं। मसलन एक जब मैं एकेडमिक राइटिंग की क्लास, ये अब वेरी करता है, असेसमेंट करने के लिए भी कोर्स की डिमांड कुछ और होती है हर एक की। तो एकेडमिक राइटिंग में फॉर एग्जांपल मैंने पोर्टफोलियो का तरीका इस तरह से उसे डायरी राइटिंग की सूरत में मैंने इंट्रोड्यूस कराया। मैंने फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स को कहा कि वो हर क्लास में, और वही स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के कोर्स में मौजूद थे, तो इधर से एकेडमिक राइटिंग भी पढ़ रहे थे। तो मैंने ये किया कि उन्हें कहा कि उन्होंने 15 लेक्चर्स अगर अटेंड करने हैं तो हर लेक्चर के बाद उन्हें रिफ्लेक्शन लिखना होगा डायरी में, और बाद में वो डायरी जो है वो उन्होंने टीचर के साथ शेयर कर देनी, अपना पोर्टफोलियो जो है वो शेयर कर देना है। उसके अलग से मतलब ये एक तो उनकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी और उसके साथ साथ जो एकेडमिक राइटिंग है वो भी इससे डेवलप करना मकसद था। और उसके बाद जो असेस किया तो इन्हीं दो चीज़ों के, वो किस हद तक रिफ्लेक्टिव थे और किस हद तक वो एकेडमिक राइटिंग के रूल्स को जो उस क्लास के दौरान पढ़ाए जा रहे थे उनको वो यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उन्हें एकेडमिक राइटिंग में ये सिखा रहा हूँ कि पैराग्राफिंग कैसे की जाती है, एक प्रॉपर पैराग्राफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो जब मैं उनकी उस दिन की जो रिफ्लेक्टिव डायरी है या रिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ूंगा, तो मेरा फोकस जो है इस चीज पे होगा कि मैं ये देखूं कि वो किस हद तक पैराग्राफिंग को सीख पाए। ठीक है, और डिफरेंट क्राइटेरिया तो होंगे ही, लेकिन ये एक मेजर क्राइटेरिया होगा उनकी उस वक्त की जो रिफ्लेक्शन है उसको असेस करने में। सर ह्यूमन इश्यूज इन इवैल्यूएशन के अंदर जो मेन बात है वो जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक जो अप्रोच हैं, जो इवैल्यूएटर्स हैं, वो भी यही बात करते हैं कि जो ह्यूमंस का इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका प्रायर नॉलेज है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बल्कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें सेंसिटिव होना चाहिए, या हमें सेंसिटिव होना पड़ता है, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटीज को देखना चाहिए। सब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर, हम कोई ये कोई मशीन नहीं है कि हम कोई मशीन के थ्रू उसको प्रिपेयर कर रहे हैं एक स्टूडेंट को और हम बना के एक जैसे लोग जो हैं वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स की अपनी परसेप्शन है, उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उनका पिछली एजुकेशनल जर्नी है, वो इम्पैक्ट करती है उसकी जो वो आउटपुट दे रहा है। तो हम एवेल्युएट करें एक ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट के ऊपर, तो ये जो है वो इतना ऑथेंटिक नहीं होगा। तो हमें जो स्टूडेंट्स के जो ह्यूमन इश्यूज हैं, जो उनके बैकग्राउंड है, जो प्रायर नॉलेज है, उसको निगलेक्ट हमें नहीं करना चाहिए जब हम एवेल्युएशन की बात करते हैं। और फिर हमने बात की कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें ये होनी चाहिए कि नॉट ओनली कि क्या उसने स्कोर किया, क्या उसके मार्क्स आए,
यही बात जो ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक एवेल्युएटर्स करते हैं कि इस चीज को सेट असाइड करके कि क्या मार्क्स है, ये देखना चाहिए कि उसने उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई। जो स्कूल्स हैं वो एक ऐसी जगह नहीं है कि वो एक जैसे इंसान प्रिपेयर करके आगे भेज रहे हैं, बल्कि वो इस तरह से उनकी पेडागोजीज, इस तरह का करिकुलम डिजाइन होना चाहिए और इवैल्यूएशन इस तरह से होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल को की जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस हो और उसको ठीक तरीके से इवैल्यूएट किया जाए। अगर स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से, एक ही स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से हर इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाएगा तो फिर शायद जो है वो उतना ऑथेंटिक हमें रिजल्ट ना मिल सके। स्टूडेंट्स को कि जब इंडिविजुअल की एक हमारा ट्रेडिशनल एक तरीका है कि एग्जाम होंगे और उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे और एक स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी पैनिक की कंडीशन होती है और स्ट्रेसफुल होता है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इस एग्जाम्स को, एवेल्युएशन को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए। हालांकि अगर मेरा ये बिलीव है कि आप जितना भी एग्जाम को, शायद हम इस तरह से प्रिपेयर हुए हैं शुरू से, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एवेल्युएशन को और एग्जामिनेशन को थोड़ा पैनिक हम होते हैं और उसको लेते हैं, लेकिन फिर भी जब एवेल्युएशन करते हैं तो उसको इतना स्ट्रेसफुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें इंटरैक्टिव और एक इजी मोड के साथ उसको लेकर चलना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनके अंदर एक टेंस फीलिंग ना आए और वो इम्तिहानात को या अपनी इवैल्यूएशन को इतना टेंस होकर ना लें और इजी रखें और अच्छी तरह परफॉर्म, अच्छा अपना आउटकम दे सकें। जब आप पैनिक होंगे, यही ह्यूमन इश्यूज है ना, यही ह्यूमन डिफरेंसेस हैं कि कुछ लोग पैनिक कंडीशन में उस तरह से नहीं हैंडल नहीं कर पाते उस कंडीशन को, परेशान हो जाते हैं, तो अक्सर एग्जाम में हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है और जो हमने परफॉर्म करना होता है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक हमारे लिए एक ये चीज जो है ना वो जिसके हमारा टेस्ट है या ये हमारा आज पेपर है या हमारे मिड टर्म्स है या फाइनल है, ये हमारे लिए शुरू से ही हमारा कल्चर बना हुआ है कि हम इसको बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं और उसको इसमें टेंशन में आ जाते हैं, तो शायद हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर ये उस तरह से इफेक्ट करता है। सर ये स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करूं, ये हो गया यहाँ तक क्लियर? जी चलें आप। हाँ जी ओके। Challenges in 21st Century, Howard Gardner 2011 published a book, Truth, Beauty and Goodness, Reframed. यहाँ पर अगेन हमने कोलैबोरेशन की बात की। हमने जब हम बात ये करते हैं कि एवेल्युएशन हो रही है तो हमारे जहन में एक ये चीज होती है कि हमें पेपर दिया जाएगा और हमारी इवैल्यूएशन होगी, जबकि इवैल्यूएशन हमारी तो इंटरैक्टिव होकर भी हो सकती है, एक दूसरे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करके भी हो सकती है, और शायद जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम बहुत इजी वे में चल रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे साथ साथ इवैल्यूएशन भी हो रही है और हमारी जो है वो हम अपने व्यूज भी शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक इजी तरीके के साथ हमारी इवैल्यूएशन भी हो गई और हमने अपनी बात भी कन्वे कर ली। तो ये जो इवैल्यूएशन के तरीके हैं इसको थोड़ा सा अगर आप मोल्ड कर लें तो ये शायद हम 21st सेंचुरीज के चैलेंजेस को भी स्टूडेंट्स फेस कर सकें और उनकी इवैल्यूएशन भी ऑथेंटिक और बेहतर तरीके से हो सके। द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट डू यू नो और व्हाट कैन यू डू, इससे ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए कि आप इस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी में, यानी आप आगे जाके अपनी जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो भी कंटेंट पढ़ा है, जो भी आपको डिलीवर किया गया है, वो आप आगे जाके किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना कि आपके मार्क्स कितने आए, कितना आपने इस कंपटीशन के अंदर जाने से बेहतर है कि आप आगे ये सोच सकें कि आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप मजीद और क्या बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वर्ल्ड में। Today there is much debate regarding evaluation, primarily with the demand that we must assess more effectively the action of
टीचर्स एंड द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन, इसी तरह से इवैल्यूएशन के जो तरीके अब मॉडिफाई करके बताए गए हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में अब जो यूज हो रही हैं असेसमेंट के तरीके, उससे हम बेहतर तौर पे टीचर की भी पेडागोजीज को जज कर सकते हैं और स्टूडेंट की लर्निंग को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्टिव रहा है, किस तरह से करिकुलम कंटेंट इफेक्टिव रहा है। क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें शायद एक ही पहलू को हम हाईलाइट कर सकें, लेकिन इस जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट पेडागोजीज के थ्रू आप असेस करते हैं तो उसमें आप बेहतर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से इवेलुएट कर पाते हैं स्टूडेंट को भी और टीचर की मेथोडोलॉजीज को भी। एजुकेटर्स प्राइमरी इन द ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्न, यही बात की कि जो ह्यूमनिस्टिक पोस्ट मॉडर्निस्टिक वाले जो इवेलुएटर्स हैं वो ज्यादातर ह्यूमन इंटरेक्शन को, ह्यूमन की इंडिविजुअलिटी को और उनके डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे होते हैं। The current state of affairs regarding educational evaluation, we should be mindful that evaluation not only assess learning but also promotes and nourish it. यही बात कि हम सिर्फ evaluation जो है वो सिर्फ यही नहीं कि आपने कितना लर्न किया है, बल्कि ये कितना आपको डेवलप कर पाया है, कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लर्निंग नहीं कि आपने कितना लर्न किया है, बल्कि आपने कितना अपने आप को नरिश किया और आप आगे क्या बेहतरी ला सकते हैं इस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग के बाद। थैंक यू सर।